बहुत समय पहले की बात है। बहुरनपुर नाम के एक गांव में रणवीर नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था, जो दूसरों के खेतों में काम करके अपनी पत्नी मीरा का और अपना भरण पोषण किया करता था। एक दिन उसकी पत्नी मीरा रोते हुए बोली, हमारे हालात कब तक रहेंगे? पूरे बहुरनपुरा में सिर्फ हमारा ही घर ऐसा है जहाँ पर महीने में सिर्फ 15 दिन ही चूल्हा चलता है और बाकी के दिन भूखा सोना पड़ता है। चिंता मत करो मीरा, तुम तो जानती हो कि मैं दिन रात दूसरों के खेतों में कितनी जी तोड़ मेहनत करता रहता हूँ। एक ना एक दिन हमारा वक्त भी जरूर बदलेगा। आप कब तक ऐसे ही दूसरों के खेतों में काम करते रहेंगे? कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं आपसे और स्त्रियों की तरह सोना चांदी नहीं मांगती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों को पेट भर के भोजन तो मिल सके। ठीक है मीरा, मैं आज दूसरे काम की तलाश करता हूँ। रणवीर कई दिन तक अपने गांव बहुरनपुरा में भटकता रहा, मगर किसी ने उसे काम नहीं दिया। थक हार कर रणवीर बहुरनपुरा के सरपंच शाहनवाज के पास पहुंच गया। सरपंच थोड़े सा भला व्यक्ति था। सरपंच जी, मैं बहुत परेशान हूँ। कई दिनों से कोई काम नहीं मिला, घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा है। अगर आपके पास कोई काम धंधा हो तो मुझे दे दीजिए। रणवीर, मैंने तुम्हें दूसरों के खेतों में बड़ी मेहनत से काम करते हुए देखा है। मुझे तुम्हारे ही जैसा मेहनती व्यक्ति चाहिए भाई। समझ लो कि तुम्हारे अब बुरे दिन खत्म हुए। आज से तुम मेरे भट्टों में काम करोगे, ठीक है? एक दिन रणवीर काम करते करते थक गया। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। रणवीर ने जगदीश के भोजनालय का काफी नाम सुन रखा था। रणवीर जगदीश के ढाबे पर पहुंच गया। भैया, जल्दी से गरम गरम देसी घी में तले हुए छोले भटूरे की प्लेट लगा दो। चावल भी लगा देना, बहुत जोरों की भूख लगी है भैया। अरे छोले भटूरे में तो बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो खाकर मजा ही आ जाएगा। कुछ ही देर में रणवीर सारी प्लेट साफ कर गया और कैलाश से बोला, अब कितने पैसे हुए भैया? आपने छोले भटूरे और छोले चावल खाए हैं, कुल मिलाकर आपके पैसे हुए 500 रुपए। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं, खाने के पैसे मांग रहा हूं। अरे ये ढाबा है या 5 स्टार होटल? इतना महंगा तो खाना शहर के रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। मैं तो समझ रहा था कि इस ढाबे में खाना और ढाबे की तरह मिलता होगा। और वैसे भी छोले भटूरे और छोले चावल की कीमत तो ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होगा। हर ढाबे पर तो यही रेट चल रहा है। ओ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हैं? जानते भी हो ये ढाबा किसी हेरे गहरे का नहीं है, जगदीश भाई का है, जगदीश भाई का। अरे जगदीश भाई के ढाबे का खाना खाने तो विधायक से लेकर मंत्री तक आते रहते हैं। और जब तुम्हारी इस ढाबे में आने की औकात नहीं थी तो फिर यहाँ मुंह उठाकर क्यों चले आए? सीधी तरह से 500 दे। 500 तो मैं 10 दिन में भी नहीं कमा पाता, तो तुम्हें कहां से लाकर दूंगा? कैलाश अपने मालिक जगदीश को आवाज देते हुए बोला, जगदीश भाई, इस व्यक्ति ने पेट भर के भोजन किया है, लेकिन ये अब पैसे नहीं दे रहा। जगदीश क्रोधित होकर रणवीर के पास आकर बोला, क्यों रे? जब जेब में पैसे नहीं थे तो फिर खाने के लिए यहाँ क्यों आ गया? यहाँ मुफ्त में खाना नहीं मिलता, पैसों का मिलता है। चल पैसे निकाल। मुझे क्या पता था कि आपके ढाबे का खाना इतना महंगा मिलता है। मैं तो इस ढाबे को भी और ढाबों की तरह समझ रहा था। तो ये तुम्हारी दिक्कत है, मेरी नहीं। तुम्हें यहाँ आने से पहले मेरे बारे में लोगों से पूछ लेना चाहिए था। अब सीधी तरह से अपनी जेब से 500 निकालकर काउंटर पर रख दे, नहीं तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। देखिए, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। आप ये 100 रुपए रख लीजिए और मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अबे यहाँ मैं लोन बांटने के लिए नहीं बैठा। इतना कहकर जगदीश ने रणवीर को जोरदार धक्का दे दिया। ये तो आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अबे बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत होती है।
और तेरे जैसे भिखारियों की इज्जत तो होनी भी नहीं चाहिए, समझा? क्या बात है जगदीश भाई, मैं तो तुम्हारे ढाबे का खाना खाने के लिए आया था, मगर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। ये आदमी ने पेट भरकर खाना खाया, पैसे देने के नाम पर बोल रहा है कि इसकी जेब में पैसे नहीं है। ऐसे आदमियों से बात नहीं की जाती जगदीश भाई, इन्हें पीटा जाता है। देखते क्या हो, मारो इसको। जगदीश और कैलाश रणवीर को बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। उन दोनों ने रणवीर के कपड़े भी फाड़ दिए और उसे धक्के देकर अपने ढाबे से बाहर निकाल दिया। रणवीर वहां से रोता हुआ अपने घर की ओर चला गया। घर पर जाकर रणवीर की हालत देखकर उसकी पत्नी मीरा, अरे क्या हुआ आपको? आपके कपड़े इतने गंदे और फटे हुए क्यों हैं? मुझे क्या पता था कि उनके ढाबे का खाना इतना महंगा होगा जगदीश, और बिल्वेंद्र ने मुझे बहुत ज्यादा अपमानित किया। मीरा, वहाँ पर बहुरनपुरा के बहुत सारे लोग मौजूद थे जो मुझे मजाक उड़ाने वाली नजरों से देख रहे थे। अरे सत्यानाश उन बहुरनपुरा वालों का जो आपको मार खाते हुए देख रहे थे। उनमें से किसी से भी इतना नहीं हुआ कि आपको पिटने से बचा लेते। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी शिकायत सरपंच शाहनवाज से जरूर करूंगी। तुम सही कहती हो मीरा, मैं बिल्वेंद्र और जगदीश को छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन रणवीर अपनी पत्नी मीरा के साथ सरपंच शाहनवाज के घर पर चला गया और सारी घटना सरपंच को बता दी। मीरा, इसमें दोष जगदीश और बिल्वेंद्र का नहीं है, इसमें दोष तो तुम्हारे पति रणवीर का है। सारा बहुरनपुरा जानता है कि जगदीश के ढाबे का खाना और अन्य ढाबे के खाने से अधिक महंगा है, क्योंकि उसके ढाबे का खाना अच्छा बनता है। जब तुम्हारे पति के पास पैसे नहीं थे तो इसे क्या जरूरत थी ढाबे पर खाना खाने की? ये क्या सरपंच, आप भी बिल्वेंद्र और जगदीश की तरफदारी कर रहे हैं? तरफदारी नहीं कर रहा हूँ मीरा, जो सच है उसका साथ दे रहा हूँ। अगर उनके पास पैसे नहीं थे तो क्या वो मेरे पति को कुछ समय की मोहलत नहीं दे सकते थे? उन्हें पीटने का अधिकार किसने दिया? हाँ, ये बहुत गलत किया जगदीश ने, लेकिन तू चिंता मत कर मीरा, इस बारे में मैं जगदीश से जरूर बात करूंगा और बिल्वेंद्र के कान भी खींचूंगा। इतना कहकर सरपंच ने रणवीर और मीरा को घर भेज दिया। दोनों का मन भारी था, कदम थके हुए थे और चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही थी। मुझे नहीं लगता कि सरपंच कुछ करेगा। साफ साफ दिखाई दे रहा था मीरा कि सरपंच बिल्वेंद्र और जगदीश के पक्ष में बोल रहा था। लेकिन मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा मीरा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो आप क्या करेंगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जगदीश धनवान है और उसके बहुरनपुरा में अच्छी जान पहचान भी है, और आपकी पहचान बहुरनपुरा में सिर्फ एक मजदूर की है। अरे हम दोनों के पास तो खुद की खेती भी नहीं है, हम दोनों तो खुद दूसरों के खेतों पर काम करके अपना पेट पालते हैं। जो भी हो मीरा, अब मैं गरीब हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप हो जाऊं। आज अगर मैं चुप हो गया और मैंने कुछ नहीं किया तो गरीबों के मुंह पर एक तमाचा होगा। मैं बिल्वेंद्र और जगदीश को दिखा दूंगा कि अगर गरीब अपने पर आ जाए तो क्या नहीं कर सकता। इतना कहकर रणवीर क्रोधित होकर घर से निकल गया। इधर सरपंच सुरेश जगदीश के ढाबे पर पहुंचकर बोला, तुम्हारी बड़ी शिकायतें आ रही हैं जगदीश। किसकी इतनी मजाल जो मेरी शिकायत आपसे करे? कल तुमने रणवीर को बुरी तरह से पीटा था ना? वो अपनी पत्नी मीरा के साथ तुम्हारी शिकायत लेकर आया था मेरे पास। अरे तो उसने पिटने वाले काम भी किए थे सरपंच जी। आप ही बताइए, मेरे ढाबे पर आकर और उसने देसी घी में तले हुए छोले भटूरे और छोले चावल खाए बड़े चाव से, और जब पैसे देने का नंबर आया तो अंगूठा दिखाने लगा। जो भी हो जगदीश, लेकिन तुम्हें उसे पीटना नहीं चाहिए था। और तुम्हारे ढाबे पर सिर्फ रणवीर ही नहीं, बल्कि और भी ना जाने कितने लोग आए दिन पिटकर जाते हैं। तुम्हारा ये दुर्व्यवहार कहीं किसी दिन तुम्हारे ऊपर भारी ना पड़ जाए। आपके होते हुए मेरे दोस्त जगदीश पर कोई माई का लाल हाथ लगाने की हिम्मत करेगा सरपंच जी? और फिर मत भूलिए कि जगदीश का दोस्त मैं भी हूँ।
मेरे होते हुए बहुरनपुरा में किसकी हिम्मत जो जगदीश के खिलाफ आवाज उठा सके? इसी बात का तो डर है बिलवेंद्र कि तुम जगदीश के दोस्त हो। अब ये सब बातें छोड़िए सरपंच जी। मैं आपको अपने ढाबे पर मुफ्त खाना इसलिए नहीं खिलाता कि आप बहुरनपुरा वालों की शिकायत लेकर मेरे ही पास आए। देखो जगदीश, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने आया हूँ। तुम क्यों नहीं समझते कि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। कहीं किसी दिन किसी ने तुम्हारे गरीबों के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो बनाकर फ्यूल पर अपलोड कर दिया तो लेने के देने पड़ेंगे। फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर सरपंच वहां से चला गया। मीरा रात को अपने पति का इंतजार कर रही थी। आधी रात होने को आई थी मगर रणवीर अपने घर नहीं आया था। रणवीर रात में जंगल के एक पेड़ के नीचे गहरी सोच में बैठा हुआ था कि तभी उसके कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई। काफी देर हो गई है तुम्हें यहाँ पर बैठे हुए। पिछले 6 घंटे से देख रहा हूँ कि तुम इसी पेड़ के नीचे गहरी सोच में बैठे हुए हो। कौन है आप और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि कौन हो तुम और इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मतलब बाद में समझना। तुम्हारा चेहरा देखकर साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम बहुत भूखे हो। इतना कहकर उस आदमी ने एक थाली रणवीर के सामने रख दी। रणवीर ने देखा कि उस थाली में सब उसकी ही पसंद के व्यंजन रखे हुए थे। सोचो मत, खाना शुरू कर दो। रणवीर को सच में वाकई बहुत भूख लगी थी। रणवीर खाने ही वाला था कि तभी उसे कुछ याद आ गया। नहीं चाहिए भाई, मैं घर पर जाकर अपनी पत्नी के हाथ का बना हुआ ही खाना खाऊंगा। मुझे अच्छा खाना खाने का कोई अधिकार नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा ये खाना खाऊंगा, तुम मुझसे पैसे मांगोगे और वो मेरे पास तुम्हें देने के लिए नहीं है। नहीं भाई, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। तुम पहले आराम से खाना खाओ और फिर मुझे बताओ कि तुम किस गहरी सोच में डूबे हुए थे। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। खाने के बाद रणवीर उस व्यक्ति को अपने साथ हुए अत्याचार की सारी घटना बताने लगा। तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? मैं जंगल में हूँ। नहीं, तुम जंगल के अंदर उस भूतिया जंगल में हो जिसे भूतिया जंगल के नाम से बुलाया जाता है, जहाँ पर लोग दिन तक में आने से डरते हैं भाई। उस व्यक्ति की बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर डर झलकने लगा। अचानक उसे याद आया कि वो गुस्से में इतनी दूर पैदल चलता हुआ यहाँ तक आ गया था कि उसे अब याद भी नहीं रहा कि वो जंगल के अंदर भूतिया जंगल में पहुँच चुका था। डरो मत, हम कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं है। हम साधुओं की संतान हैं। इस जंगल में सिर्फ साधु और उनके परिवार ही रहते हैं। हम लोग बाहर की दुनिया से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते क्योंकि हमारा सारा ध्यान ईश्वर की तरफ ही होता है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं एक ऐसा ढाबा खोलना चाहता हूँ जहाँ पर हर गरीब सिर्फ 10 रुपए देकर अपना मनपसंद भोजन कर सके और उसके साथ अपमानजनक व्यवहार न किया जाए। तुम्हारे इरादे के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना इस जंगल में इससे पहले भी कई लोग आए और अपने लालची पने का सबूत देकर मारे गए। लेकिन तुम पहले व्यक्ति हो जिसे गरीब की भूख की चिंता है। इतना कहकर उस व्यक्ति ने अपना हाथ जैसे ही घुमाया, उसके हाथ में एक बड़ी सी थाली आ गई। उसने वो थाली रणवीर को पकड़ा दी। ये जादुई थाली है, याद रखना। इस बारे में सिर्फ तुम अपनी पत्नी को बता सकते हो और किसी को नहीं। इस थाली के सामने खड़े होकर तुम जिस भोजन का नाम लोगे वो भोजन स्वयं अपने आप इस थाली में आ जाएगा। मगर याद रखना, जिस दिन तुमने 10 रुपए से ज्यादा ग्राहकों से वसूले, उस दिन इस थाली का जादू समाप्त हो जाएगा। ये कहकर बूढ़ा चला गया।